गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, आपने उसमें से फोर्स पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ फोर्स बता दिए गए थे आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ था बेटा। ठीक, उसमें फर्स्ट लॉ बताया गया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, सभी को याद होगा। जैसे पहले वाला वीडियो सेंड किया था मैंने, उसमें आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया गया था। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में बेटा क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन पे था तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा था। यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी इन्हीं दोनों स्टेट को कंटेन रखेगा, इन्हीं दोनों स्टेट में बना रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे अगर बेटा ध्यान से समझना है, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। इट इज नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब बेटा इसको लॉ ऑफ मोमेंटम बोला क्यों जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं बेटा आपका m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक एक्सेलरेशन a से कॉन्टिन्यूसली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक है बेटा, अब आपने इधर से कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई किया ही होगा, ठीक है ना। तो जो ये बेटा एक्सेलरेशन होता है फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और मास के हमेशा कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने फॉर्मूला इसके लिए जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है F इक्वल m इंटू ए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना, जो एक्सेलरेशन है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दिस केस acceleration is directly proportional to the force and acceleration is inversely proportional to the mass। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब आता है आपके एग्जाम्स में, दैट्स वाई इसको ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको एक जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा जाए a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द b, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर a की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो सेम एज b की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। बट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, सिंबल दोनों का बेटा सेम ही होता है, सिंबल में डिफरेंस नहीं होता है। यहीं पे अगर लिख दिया जाए a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेटा दोनों सामने ही थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कोई एक जो यूनिट होगा वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमरेटर में 1 आ जाता है, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से समझना, इस कंडीशन पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन पे, जैसे जैसे a इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे b डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट उतनी तेज़ मूव करता जाएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट था बेटा, अगर ये 10 kg का ऑब्जेक्ट था, आपने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये अपनी जगह से धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। उस फोर्स को जब आप 20 न्यूटन कर देंगे उसकी स्पीड और इंक्रीज़ कर जाएगी, 30 न्यूटन कर देंगे और स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना।
तो जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करता जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बताया था ना, दोनों यूनिट एक साथ इंक्रीज़ करते हैं और इक्वली इंक्रीज़ करते हैं। जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या था, किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज़ करते जाइए, अपने आप दूसरी यूनिट डिक्रीज़ करती जाएगी, मास इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 kg का बॉक्स था, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ये अपनी जगह से धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। अब आप फोर्स उतना ही बनाए रखिए और यहाँ पे 10 की जगह 20 kg कर दीजिए, क्या उतनी ही स्पीड से ये मूव कर रहा होगा? इसकी स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी ना। जो जैसे जैसे आपने मास इंक्रीज़ किया एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे फोर्स इंक्रीज़ किया था तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ था। यही फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही आप लिख दीजिएगा, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे लिखना एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयर करा देंगे अगर, तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन मास। अब बेटा इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये A इक्वल जो आपका आ जाएगा KF/m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिख के, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका MA इक्वल KF फॉर एयर एंड वैक्यूम। यहाँ लास्ट स्टेप क्या लिखते हैं, फॉर एयर एंड वैक्यूम। K इक्वल आपका हमेशा बेटा 1 होता है और K की प्लेस पे जैसे ही आप 1 पुट कराएंगे तो आपका F इक्वल क्या प्रूफ हो गया जाएगा, MA। यही है ना आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये पूरा आप डेरिवेशन नोट करेंगे बेटा ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो इसकी डेफिनेशन लिखनी है उसमें क्या लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा तब लिखिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ये पूरा आप डेरिवेशन ऐसा ही नोट डाउन करेंगे सेकेंड लॉ में।